अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने हैं 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। याद रखना, इसमें पास पेपर के न्यूमेरिकल्स भी हैं और आपको मैं न्यूमेरिकल ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने ये न्यूमेरिकल समझ लिए ना, इंशाल्लाह आप लोगों को बात भी समझ में आ जाएगी और ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, कुछ 16 के करीब न्यूमेरिकल हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें से आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस के या कोचिंग्स के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हो रहे हैं उसमें ये न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से जो है वो वॉच करना है वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गैस पेपर चाहिए हो या गैस पेपर का PDF चाहिए हो तो ग्रुप में ऐड हो जाना। ग्रुप की फ़ीस 2000 रुपये है। ठीक है, 2000 रुपये है वन टाइम। और ये ग्रुप जो है हमारे पास अब कुछ टाइम में क्लोज होने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसमें ऐड हो जाओ। ये बैच 2.0 है हमारा। सही है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कुछ भी नहीं करो, सबसे पहले हेडिंग डालो न्यूमेरिकल की। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आपने डालनी है न्यूमेरिकल की, और कौन सा न्यूमेरिकल है ये आपने बता दो। तो अभी न्यूमेरिकल नंबर 1 हम कर रहे हैं। अच्छा, जब भी आपने न्यूमेरिकल करना है इसी तरीके से करना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा। अच्छा, मैं थोड़ी सी जगह डायग्राम बनाने के लिए छोड़ रहा हूं। आप लोगों ने कोई भी डायग्राम पेपर में नहीं बनानी है, न्यूमेरिकल में तो खास तौर पे, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल में, शॉर्ट और लॉन्ग में जहां बनाने का कहें वहां बनानी है। गिवन डेटा टू फाइंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस वाले सेक्शन को हम रिमूव कर देते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े सोल्यूशंस नहीं है, बस थोड़े छोटे सोल्यूशन है। आपने बात अच्छी तरह समझनी है, न्यूमेरिकल चल रहा होगा। द डायमीटर ऑफ द मून इज, देखो ये आपके पास हो गया एक मून। अब डायमीटर क्या होता है? एक सरकमफेरेंस से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट डायमीटर। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं, डायमीटर। अच्छे से समझेंगे, परेशान नहीं होना। तो ये डायमीटर आपको दे दिया, इसकी वैल्यू क्या दे दी है? इसे D से डिनोट करते हैं हम, जो कि दे दी है 3480 किलोमीटर। अच्छा, एक बात याद रखना, हमें काम मीटर में करना है, किलोमीटर में नहीं करना। तो इसको हम जो है वो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। अब मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चाहे तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3480 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, या 10 की पावर 3 कर दो, वो मीटर में आ जाएगा। तो मैं लाइव कैलकुलेशन आपके सामने करूँगा ताकि कोई गलती ना हो। तो कर लेते हैं ज़रा, 3480 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ रहा है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है ना। 34.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, ये डायमीटर आ गया आपके पास। ठीक है, चलो मज़ीद फ़र्दर आगे चलते हैं और मज़ीद फ़र्दर आगे पढ़ते हैं। अच्छा, याद रखना डायग्राम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना ताकि किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो पेपर के अंदर। अच्छा, अब आगे देखो सवाल में क्या कहते हैं। सवाल में आगे कहा जाता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मून। आपने वॉल्यूम बताना है। सही है, एक चीज़ याद रखो, मून क्या है? हमारी मून या अर्थ क्या है? स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा याद रखना, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो सोल्यूशन में आपको क्या चाहिए? सोल्यूशन में आपको चाहिए वॉल्यूम। अच्छा, आगे और भी लिखा हुआ है, हाउ मेनी मून वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू द अर्थ। अब एक और बात कहिए, आपको पता है कि मून जो है वो छोटा है, अर्थ जो है वो बड़ी है, तो कितने और मून चाहिए? याद समझना ज़रा, अर्थ बड़ी है, मून छोटा है, तो कितने और मून चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल हो जाए वॉल्यूम ऑफ मून के। फॉर एग्जांपल समझो कि मून का वॉल्यूम है 1, अर्थ का वॉल्यूम है 10। ठीक है, समझ लो, अच्छी तरह समझ लो। तो अगर मून का वॉल्यूम है 1, अर्थ का वॉल्यूम है 10, तो कितने और मून चाहिए होंगे कि अर्थ के वॉल्यूम के बराबर आ जाए? 10 और मून चाहिए होंगे हमें। 10 और मून अगर हमारे पास आ जाएं
तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल 10 मीटर क्यूब। यहाँ भी बिल्कुल यही चीज़ पूछी गई है कि बेटा कितने और मून आपको चाहिए होंगे कि जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम के बराबर आ जाए। तो वो देख लेते हैं। सही है। सबसे पहले तो हमें वही वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है, तो m लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई आर क्यूब। अब मजे की बात है r नहीं है, मगर d की मदद से r निकाला जा सकता है। d का फॉर्मूला क्या है? r के लिए फॉर्मूला ये होगा कि जो भी d हो उसे डिवाइड कर दो। अब जरा यहां समझो, अगर मैं डायमीटर को आधा कर दूं तो वो रेडियस बन जाता है, तो यानी डायमीटर का हाफ इक्वल टू रेडियस होता है। यहां मैंने ड्रॉ भी कर दिया। तो रेडियस निकाल लेते हैं, 3.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस आ जाएगा आपके पास कितना? रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.48 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ रहा है आपके पास 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। आंसर मुझे इसका ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका आंसर किलोमीटर में दिया हुआ होगा। नहीं नहीं, मीटर में ही दिया हुआ है। सही है। अच्छा, ये समझ में आ गया कैसे किया हमने? अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको आगे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून निकाल लेते हैं। देखो 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, आर की वैल्यू क्या आएगी? ये जो आपने निकाली है, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, ये हमारी आर की वैल्यू है। तो 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्यूब लगाना मत भूलना, अक्सर बच्चे क्यूब इग्नोर कर जाते हैं। तो चलो इधर इधर कर लेते हैं। तो Vm आपके पास आ गया कितना? कैलकुलेट कर लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल के रखो, मेरे साथ कैलकुलेट करते रहो। तो 4/3 आ गया, मल्टीप्लाई 3.142 आ गया, मल्टीप्लाई 1.47 नहीं 74 एक्सपोनेंट 6 पर क्यूब। तो ये आपके पास आ रहा है 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। आप भी अपने कैलकुलेटर से इसे वेरीफाई कर लो। 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 मीटर क्यूब। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ मून्स। देखो, जितना वॉल्यूम है आपके पास अर्थ का, उसको अगर मून से डिवाइड करा दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आपको नंबर ऑफ मून्स चाहिए अर्थ के बराबर आने के लिए। समझना बात को। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मून्स। ये वो नंबर ऑफ मून्स हैं जो हमें चाहिए अर्थ के वॉल्यूम के बराबर आने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जो भी वॉल्यूम ऑफ अर्थ है ये आपको गिवन होगा, ठीक है, और बच्चों को याद भी होता है। ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ को डिवाइड करा दो वॉल्यूम ऑफ मून से। तो जितना वॉल्यूम आएगा अर्थ का उसको डिवाइड कराना पड़ेगा जितना वॉल्यूम है मून का। तो ज़रा कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है 1.083 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइड बाय 2.2। अच्छा, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर में रखना होगा। मीटर में होगा 21। ठीक है, तो अगर मीटर में रखोगे तो 1.083 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 आएगा। 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। सही है। अब आ जाएंगे नंबर ऑफ मून्स। सही है, तो इसको ज़रा डिवाइड कर लेते हैं। मैं सारी कैलकुलेशन लाइव करता हूँ ताकि ना कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, वरना कभी कभार लाइव कैलकुलेशन ना करो तो गलती हो जाती है। अच्छा, डिनोमिनेटर में 2.2 एक्सपोनेंट 19, आंसर आ रहा है 49। समझ लो, अगर आप चाहते हो कि आपका अर्थ का वॉल्यूम और मून का वॉल्यूम बराबर आ जाए तो 49 मून आपको चाहिए। एक देखो, तराजू लो, ये अर्थ का वॉल्यूम आ गया। अब अगर मून का वॉल्यूम चाहिए अर्थ के वॉल्यूम के बराबर
तो आपको यहाँ पर 49 मून रखना पड़ेंगे और एक अर्थ रखनी पड़ेगी, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। समझे? ये था इसका सोल्यूशन और ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो अब आ जाओ दूसरा करते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी था लेकिन आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। दूसरा वाला आसान है, वो जल्दी आसानी से समझ आएगा। डायग्राम अगर आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हो ना, यकीन मानो फिर मुश्किल नहीं होनी। अगर डायग्राम नहीं समझ रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे, तो फिर मुश्किल हो रही है। सोल्यूशन की तरफ ना जाओ, पहले जाओ कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर सोल्यूशन भी समझ आएगा। ठीक है, आ जाओ। अ मोटर शेल इज फायर एट अ ग्राउंड लेवल। देखो मोटर शेल, अभी वो आपने देखा होगा ना, जो जंग हुई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर बहुत सारे मोटर शेल फायर किए थे। ठीक है, तो इस तरह का वो शेल होता है, देखो इस तरह का वो शेल होता है, जो कि किसी आर्टरली से फायर किया जाता है और वो यूं इस तरह जाता है, यूं जाके गिरता है बी पॉइंट पे। वो बी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ए पॉइंट पे फायर किया गया, बी पॉइंट पे जाके शेल गिरा। सही है, इसी चीज को आपको वो कह रहे हैं। हाइट कम ज्यादा हो सकती है। तो अच्छा, कितनी दूर जाके गिरा, मतलब ए पे हमने फायर किया तो बी पर जाके गिरा। अब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 500 मीटर। सही, डिस्टेंस रहता इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, तो अब देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। आर गिवन है 500 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी को हम वी नॉट कहते हैं, जो कि है 90 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है, एंगल, किस एंगल पे हमने इसे फायर किया होगा, ये एंगल कैलकुलेट करना है कि किस एंगल पे हमने फायर किया होगा कि वो 500 का उसने डिस्टेंस कवर किया और इस वेलोसिटी से गया। देखो याद रखना, जब आप मोटर शेल फायर करते हो ना, तो ऐसे फायर किया तो वो तो ऊपर जाएगा और फिर आप पे जाके गिर जाएगा। तो आपको यूं करके फायर करना पड़ता है ताकि वो निकले और दूर तक जाके गिरे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल है। सोल्यूशन करते हैं। अब देखो सिंपल समझ में आ रही है कि हमें रेंज गिवन है, वी नॉट गिवन है, तो रेंज का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि है आपके पास r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपका फॉर्मूला है बेसिक, इसको आपने यूज करना है। ठीक है, अच्छा अब सारी चीजें आपको गिवन है, बस इसमें वैल्यू पुट करो। और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर कितना गिवन है 500, वी नॉट कितना गिवन है 90 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। जी कितना गिवन है 9.8। सही, सारी वैल्यूज को उधर ले जाओ, साइन थीटा को इधर रहने दो, 500 था उसके साथ 9.8 आ गया, उसके साथ डिवाइड हो गया 90 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 2 ज़रूर लगाना वरना मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 90, तो आपके पास आ रहा है 54.44। अच्छा अब साइन को उधर ले जाओ तो इन्वर्स हो जाएगा 54.44, तो ये 2 और ये थीटा हो गया, तो 54.44। तो एक मिनट, आई थिंक मेरे कैलकुलेटर से आंसर सही नहीं आ रहा। एक मिनट, शायद मेरा कैलकुलेटर आंसर सही नहीं दे रहा। शिफ्ट 54 पॉइंट, नहीं शायद मैंने गलत ही निकाला है। एक मिनट, 500 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइडेड बाय 90 का स्क्वायर। अच्छा हाँ, स्क्वायर नहीं लिया मैंने, गलती हो गई। ठीक है, 90 का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये गलत आया, 90 का जब स्क्वायर लिया जाएगा तो 0.604 आएगा। देखो छोटी सी गलती भी अगर आप करोगे तो, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो आप अगर गलती करोगे तो पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि देखो इतना बड़ा आंसर नहीं आ सकता था, 54 नहीं आ सकता था, तो जब ही वो आंसर हो ही नहीं रहा था आगे। अच्छा अब इसे करो,
तो 0.604, तो ये आ रहा है 37.15। अब तो कोई सिंपल है कि इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 37.15 को डिवाइड करूँगा 2 से, 18.57 इस एंगल पे फायर किया गया होगा जब जाकर, मतलब जिस भी चीज़ के ज़रिए से, जिस भी गन के ज़रिए से शेल फायर किया गया होगा, जिस भी गन के ज़रिए से फायर किया गया होगा उसका एंगल क्या रखा गया होगा, इतना, जब जाके बी पे गिरा होगा 500 मीटर कवर करके। समझ आया? बस ये हो गया। अब आ जाओ दूसरा करते हैं। अच्छा दूसरा अच्छा हाँ, एक और 2 एंगल निकलेंगे। एक एंगल तो ये हो गया, एक और एंगल भी है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखना 2 एंगल होंगे जिस पर सेम रेंज कवर होगी। एक एंगल तो ये हो गया, अब दूसरा एंगल भी निकालना है। तो इसी एंगल को जो आया है ना 90 से माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, 90 माइनस 18.57, 71.43। देखो इस एंगल पे फायर करो या इस एंगल पे फायर करो, सेम 500 मीटर कवर करेगा। समझ गए? तो आप ये भी निकाल के देना और ये भी निकाल के देना, क्योंकि मैंने आंसर देखा ना तो उसमें दोनों गिवन थे। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, दूसरा वाला आपने 90 से माइनस करके निकालना होगा। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर हम 2 कर रहे थे, हमने उसको मेंशन नहीं किया क्योंकि हमारी एक गलती है कि हमें मेंशन करना चाहिए था। अच्छा अभी हमने कौन सा किया, न्यूमेरिकल नंबर 2, सही है। अब हम करेंगे कौन सा, न्यूमेरिकल नंबर 3। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 3 सन 2022 में आ चुका है। जो न्यूमेरिकल नंबर 2 हमने किया वो 24 में आया था, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, सबसे पहले समझो। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको जो भी वेक्टर दिया हुआ हो उसको, जो भी वेक्टर दिया हुआ हो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल है, अब मैं करके दिखाता हूं कैसे। ये फॉर्मूला है आपके पास बेसिक, ये याद रखना। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई माइनस 2j प्लस के। बी क्या दिया हुआ है, ये बी दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया। आपको क्या पता करना है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं जरा देखो। सोल्यूशन की हेडिंग डालो। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, ये निकालना पड़ेगा। अब ए क्रॉस बी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको दिया हुआ हो ए, पहले लिखो यहां आई, फिर लिखो यहां जे, फिर लिखो यहां के। सही है, आई जे के। अब जो भी ये दिया हुआ है इसको यहां पुट करो। ये ए वाली जगह है, ये बी वाली जगह है। जो भी ए दिया हुआ है वो यहां पे पुट करो। अच्छा आई जे नहीं पुट करना, जो भी आई के साथ कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो पुट करना है। जैसे कि आई के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1, जे के साथ क्या कोएफिशिएंट है -2, और साइन का ध्यान रखना, और 1। देखो आई के साथ क्या था 1, जे के साथ क्या था 2, के साथ क्या था 1, 4 -4 और 7। समझ गए, फील आया कॉन्सेप्ट का? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, कैलकुलेटर से भी ले सकते हो। यह आ गया आपके पास आई, ठीक है। अच्छा जब आई वाला देख रहे हो ना, जब आई वाला देख रहे हो, इसको हाइट कर दो, इसको हाइट कर दो। देखो जब भी आई वाला देखोगे तो इसको नहीं लोगे और इसको नहीं लोगे, अब जो बच गया है उसको लोगे। समझ गए? तो -2 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर माइनस आएगा फॉर्मूले वाला, 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -4। समझ में आई क्या किया मैंने? देखो जब भी आई वाला देख रहे होगे ना तो आई वाली लाइन को हाइट कर दोगे हॉरिजॉन्टल में, और आई वाली लाइन को वर्टिकल में हाइट कर दोगे, छुपा दोगे। अब जो बच गया उसको लोगे।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, -2 को -4 के साथ करना है। ये चीज़ें बच्चे अक्सर ना भूल जाते हैं, यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो -2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर माइनस लगा दिया फॉर्मूले वाला, फिर 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस तरह यहाँ माइनस आएगा जे के साथ। देखो ये माइनस फॉर्मूले वाला है, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, बाकी चीज़ें तो वैसी ही हैं जैसी गिवन है। अच्छा, अब देखो, अब मैं जे को देख रहा हूँ ना, जे को देख रहा हूँ, तो अगेन जे वाली लाइन को हाइट कर दूंगा हॉरिजॉन्टल में, ये जे वाली लाइन हाइट हो गई। अब ये वाली लाइन हाइट हो गई, ये और इनको देखा जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये माइनस फॉर्मूले वाला है, जैसे यहाँ माइनस लगाया था ना, इस तरह यहाँ। और फिर देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब प्लस के आ जाएगा, क्योंकि अब के को देखना है। के के लिए क्या करेंगे, अगेन ये वाली लाइन हाइट कर देंगे और ये वाली लाइन हाइट कर देंगे, सही। तो बच क्या गया, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 और माइनस आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब बस सॉल्व कर लो, समझ गए कैसे लिखा, एक एक चीज समझा दी। और ये माइनस फॉर्मूले वाला है, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, तो ये आई आ गया। ये कितना हो गया, -14 माइनस माइनस +4, जे आ गया। ये कितना हो गया, 7 और -4, के आ जाएगा। ये कितना हो गया, -4, और ये कितना हो गया, +8। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये कितना हो गया, -10 आयोटा, सॉरी आई, आयोटा लिख दिया मैंने, आई है, लिख सकते हो, ऐसे भी कोई मसला नहीं। अच्छा, ये कितना हो गया, -3j, और ये कितना हो गया, +4k, सही। इसके ऊपर ये भी लगाता है, बिल्कुल सही आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आई के साथ दिया हुआ है उसका स्क्वायर ले लेंगे, जो भी जे के साथ दिया हुआ है उसका स्क्वायर, जो भी के साथ उसका स्क्वायर। यानी आई के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, जे के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। आई के साथ क्या दिया हुआ है, -10, और इसका स्क्वायर आ गया, प्लस आएगा -3 और इसका स्क्वायर हो गया, के इसका स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 100 माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, 916। जरा कर लो एक साथ, इसे कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व, एक साथ कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, अलग अलग करोगे तो टाइम खाएगा। तो 100 + 9 + 16, ये आ रहा है 5√5। देखो, अब आपके पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ गया और a क्रॉस b भी आ गया, इसको यहां पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1। तो देखो, यूनिट वेक्टर आ गया, a क्रॉस b क्या दिया हुआ है, 10 आयोटा 10i 3j + 4k, ठीक है, और 5√5 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। चाहो तो एलसीएम ब्रेक करके भी लिख सकते हो, लेकिन यहां तक बहुत है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप अच्छा समझ आया होगा, मैंने काफ़ी इसको ना डिटेल में ले जाकर आपको कराया है, तो उम्मीद है कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम पेश नहीं आई होगी आपको समझने में। अच्छा, चलो अब इसे आगे कर, चलो 3 न्यूमेरिकल हमारे हो गए। अब मज़ीद फर्दर जो है वो न्यूमेरिकल्स करते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि हार्ड न्यूमेरिकल है, नो डाउट भाई, लेकिन अगर ये है कि आप इसे अच्छी तरह समझ लेते हो तो फिर ये इतने मुश्किल नहीं होंगे। ज़रा मैं बुक में से खोल लेता हूँ न्यूमेरिकल को। हाँ, ये आ गए। अच्छा, 3 हमारे हो गए। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4, आसान, एक आसान न्यूमेरिकल है, थोड़ा जल्दी हो जाने वाला न्यूमेरिकल है।
टाइम इसमें पता है ज़्यादा क्यों लगता है? कैलकुलेशन बहुत है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होता है, तो इसलिए टाइम लग जाता है। वरना तो आधा एक घंटे में भी मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ थोड़ा बहुत समझाऊँ आपको। अच्छा, अब आ जाओ हमारा न्यूमेरिकल नंबर। अच्छा, न्यूमेरिकल की नंबरिंग सही नहीं की हुई मैंने अभी तक, 4 है, ठीक है, चल रहा होगा नीचे, तो आप नंबरिंग से परेशान नहीं होना। कह रहे हैं हेलीकॉप्टर वेट, आपके पास समझो एक है हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये थोड़ा सा बेहतर सा हेलीकॉप्टर बना लेते हैं। ये आपके पास एक हेलीकॉप्टर आ गया, अच्छा ही बना है वैसे तो। ये हेलीकॉप्टर आ गया आपके पास, ठीक है। अब इस हेलीकॉप्टर का वेट कितना है? अगर इसका वेट निकालोगे तो W होगा, जो कि है 3920 न्यूटन। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट हमारे पास हेलीकॉप्टर का आ गया 3920 न्यूटन, सही है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ। अच्छा देखो, किस, ये हेलीकॉप्टर है तो क्या काम होगा इसका? ऊपर की तरफ जाना, तो ये ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। अच्छा, किस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाता है? वो a है, और वो आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ये ऊपर जाएगा, इस पर कोई फोर्स तो लग रही होगी ना, F तो लग रही होगी, वो फोर्स ही आपने कैलकुलेट करके बतानी है। देखो याद रखना, जब भी कोई ऊपर चीज़ ऊपर जाती है ना, तो वो जब ही जाएगी जब आप उसके वेट को ओवरकम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट है 70 kg या 70 न्यूटन का लगा लो। अगर मुझे आपको ऊपर हवा में उड़ाना है, तो मुझे आप पे कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी 80 न्यूटन की, या कम से कम नहीं, अगर मैं 80 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो आप ऊपर की तरफ उड़ने लग जाओगे। कम से कम का वर्ड हटा दो, क्योंकि उसकी एक वजह है। अब क्यों? देखो 70 तो 80 में से 70 तो कट गए, क्यों? क्योंकि आपका वेट था, तो 70 में से हमने 80 तो माइनस कर दिए, तो बचा कितना? 10। ये 10 न्यूटन जो है वो इस्तेमाल होंगे आपको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो पहले जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो कुछ फोर्स यूज हो जाती है वेट को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि हमारा वेट है ना, तो वेट हमें नीचे की तरफ रख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है? अपने वेट को कम करना पड़ता है। अब कम कैसे करेंगे? हम जो फोर्स लगाएंगे, याद रखना, आप जो ऊपर ले जाने के लिए अपने आप को फोर्स लगाओगे, वो 70 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब 70 से ज़्यादा का हिस्सा होगा, उसमें से 70 यूज हो जाएगी उसको कम करने के लिए, बाकी जो बचेगी वो आपको ऊपर की तरफ ले जाएगी, सही है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। 4 है ना। अच्छा, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4। अच्छा, अब देखो बात सुनो, एक तो वो कंडीशन हो गई जब उसकी एक्सेलरेशन क्या है? 2। एक तो वो कंडीशन हो गई जिसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक कंडीशन और है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, v कांस्टेंट हो जाए। अब एक खुद बात बताओ, जब v कांस्टेंट होगी तो a तो 0 हो जाएगी ना, तो आपने इस सिचुएशन में भी फोर्स बतानी है और इस सिचुएशन में भी फोर्स बतानी है, समझ गए? इसको कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं 2। यह एक काम करो, इसको a कर लो और इसको 0 कर लो, सही है, ताकि पहचानने में मुश्किल ना हो। ये जब फोर्स है जब एक्सेलरेशन है, और ये जब फोर्स है जब एक्सेलरेशन 0 है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि समझ में आए। देखो, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका वेट आपको बता दिया। अब ये बात आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर हमें हेलीकॉप्टर को आसमानों में ले जाना है तो इससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, 3920 से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जब जाके हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जाएगा। तो समझ लो आपने वो फोर्स लगा दी। अब आप एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या फोर्स है आपने बताना है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप ऊपर की तरफ तो जा रहे हो हेलीकॉप्टर को लेकर, मगर अब एक्सेलरेशन 0 है, क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इस फॉर्मूले में रख के देख लो, जो vf की वैल्यू होगी वही vi की वैल्यू होगी, तो ये 0 आ गया ना, समझे? चलो इसको करते हैं, अच्छे से समझो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट ईयर में बस यही मुश्किल है कि कंडीशन वाले न्यूमेरिकल होते हैं। अच्छा,
अब फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखो आपके पास जो आप फोर्स लगा रहे हो वो ज्यादा होगी, वेट कम होगा। दोनों फोर्सेस है ना, तो बराबर भी किसके होंगी, फोर्स के। देखो हेलीकॉप्टर को आपको ऊपर ले जाना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और वेट, जो फोर्स आप लगा रहे हो उसमें से वेट को हटा दो, क्योंकि कुछ फोर्स इस्तेमाल हो जाएगी वेट को कम करने में। वेट कोशिश कर रहा है नीचे लाने की, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कोशिश कर रहा है ऊपर ले जाने की। तो कुछ हिस्सा जो आपकी फोर्स का है, जो आप लगा रहे हो हेलीकॉप्टर पर ऊपर ले जाने के लिए, वो यूज हो जाएगा इसको कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4000 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो 4000 में से इतने को माइनस कर दो। ये हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वेट को खत्म करना है। वेट जब ही खत्म होगा जब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो ज्यादा होगी। तो वेट कम कर दिया इस फोर्स में से हमने, समझ गए। और फिर ये तो दोनों फोर्स हैं, वेट भी फोर्स है, न्यूटन भी फोर्स है, तो वो एम ए के बराबर होगा। अब एम ए निकालते हैं फॉर एम, क्योंकि एम नहीं है हमारे पास। अब एक बात बताओ, वेट गिवन है, किसके बराबर होता है, एम जी के। वेट मास निकाल लो, तो W डिवाइडेड बाई जी। W कितना है, 3920 और 9.8, तो जरा इसको डिवाइड करो। 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, 400 kg आपका मास आ रहा है, इस हेलीकॉप्टर का मास आ रहा है। अच्छा, अब ज़रा निकाल लेते हैं हम अपनी फोर्स। F को इधर रहने देते हैं, एम ए प्लस डब्ल्यू कर लेते हैं। M कितना है 400, A कितना है एक्सेलरेशन जो कि 2 थी, प्लस 3920, कर लो कैलकुलेट, तो 800 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान रखना प्लस नहीं लगाना। तो 74720, इतनी फोर्स आप लगा रहे हो हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जाने के लिए। ये फोर्स हेलीकॉप्टर पे लगाई जा रही है हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जाने के लिए, याद रखना, समझ गए। अच्छा, इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, इतना माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स भी है और वेट भी है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन करते हैं फॉर A0। अब इसी फॉर्मूले को अगेन यूज करो, क्योंकि अभी भी आपका हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। A0 हो गया, A0 हो गया, तो F बराबर हो गया W के। तो ये W कितना था, 3920 न्यूटन। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जितना वेट है उतनी ही फोर्स आप लगा रहे हो। जब ही एक्सेलरेशन 0 आ रहा है तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ये दोनों इसके फाइनल आंसर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है, दोनों ठीक आए। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये पूछा जाता है। मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन जब भी किया है इसको, ताकि कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, न्यूमेरिकल भी समझ में आए। वरना सिर्फ न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा तो फ़ायदा नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो फ़ायदा नहीं है। दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब हम अपना 5 करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5। A 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 kg ब्लॉक। समझो ये आपके पास है एक गन, ये गन है, अच्छी सी गन बनाता है, महंगी वाली गन, ये गन है। अब इस गन से बेशक बुलेट फायर होगी। अब सामने लिखा हुआ है एक ब्लॉक, ये याद रखना। समझो ये है आपके पास एक बुलेट, ये है आपके पास एक बुलेट, समझ में आया ये? बस इसको अच्छी तरह समझ लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बुलेट का मास कितना है, इसको मैं लिखूंगा mg, जो कि है 50 ग्राम GM, सही है।
अच्छा, ये जो ब्लॉक लटका हुआ है इसका मास कितना है? इसका मास है, इसे हम बोलेंगे mb, जो कि है 10 kg का। सही। डेट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड। अब ये जो आपका ब्लॉक है ये एक रस्सी से या किसी धागे से लटकाया गया है। आपने अक्सर देखा होगा ना, वो फिल्मों में लटका कर शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जरा देखो, इट कैन स्विंग ऑन अ पेंडुलम। अब जब गोली आकर इसमें लगेगी तो क्या होगा? जब गोली आकर इसमें लगेगी तो ये पेंडुलम की तरह आगे की तरफ जाएगा और इस तरह ये स्विंग करने लगेगा, आगे पीछे मूव करने लगेगा। ऐसा ही होगा ना, जब गोली इसमें जाके लगेगी तो ये आगे पीछे यूं मूव करने लगेगा, क्योंकि गोली में जो फोर्स है वो इस ब्लॉक में चली जाएगी। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस सो डेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी बड़ी? डी लिख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर लिख दिया। सही है। वट वॉज द स्पीड ऑफ द बुलेट। बुलेट की स्पीड क्या थी ये आपको बतानी है। आपको बताना है v2 क्या था। नहीं, बल्कि ये v1 होगा, ये v2 नहीं होगा, ये v1 होगा। v1 कह लो या v कह लो, ये v आपको बताना है। अब सोल्यूशन समझो, सोल्यूशन समझो। अब जरा इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी गोली चलने के वक्त, गोली चलने के बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। इस चीज को अच्छी तरह समझना, यहीं से कॉन्सेप्ट जो है वो सारा आपका क्लियर होगा। अच्छा, सबसे पहले हम जो यहाँ यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो कि आपने पढ़ा होगा, ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो, बहुत आसान करता हूं चीजों को। इसको कह लो m1, इसको कह लो m2। कोई परेशानी वाली बात? जो ब्लॉक है उसको बोल दिया हमने m2, जो बुलेट है उसको बोल दिया हमने m1। ठीक है, ताकि परेशान ना हो। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, दो वेलोसिटीज होंगी। एक वेलोसिटी जब होगी जब गोली ब्लॉक से नहीं टकराई। मैं इसको लिख रहा हूं, ये बुलेट, या पूरा लिखना पड़ेगा चलो, ये u क्या है? ये वो वेलोसिटी है जब गोली जो है वो फायर की गई है, ब्लॉक से नहीं टकराई। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर इम्पैक्ट, पूरा लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर इम्पैक्ट। अब जरा बात समझो मैं क्या कह रहा हूं भाई। देखो, अभी मैंने गोली को जस्ट फायर करा है तो ब्लॉक से नहीं टकराई है गोली, गोली ब्लॉक से नहीं टकराई, तो उस वक्त उसकी कोई वेलोसिटी होगी जिसको हम कहेंगे u1। अच्छा, अब u2 क्या है? वो वेलोसिटी है जब ब्लॉक रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक गोली आकर इसमें नहीं लगी है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की स्पेलिंग गलत लिखी है, ब्लॉक बिफोर इंपैक्ट। इंपैक्ट यानी अभी गोली नहीं टकराई है। बात क्लियर हो गई। अब गोली आके टकरा गई है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर इंपैक्ट। सही है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर इंपैक्ट। बात समझे? देखो, मैंने लिख भी दिया। देखो, दो वेलोसिटीज है ना, u1 u2, और यहां भी दो हैं, चार हैं। ये वो वेलोसिटी है जब सिर्फ गोली फायर की गई है, अभी तक ब्लॉक में आके नहीं लगी। इसी तरह से ब्लॉक की भी कोई वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब जब गोली ब्लॉक में आके लग गई, अब देखो, उसे हम v कहेंगे। जब गोली ब्लॉक में आके लग चुकी है उस वक्त जो वेलोसिटी है उसे हमने v1 और v2 का। अब जरा यहां देखो, u की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी u1 की, है ना।
क्योंकि गोली आ रही है, गोली चलती हुई आ रही है, तो इसकी ना कोई वेलोसिटी होगी, वो हम देख लेंगे क्या होगी, परेशान नहीं होना। अच्छा, और यही शायद हमने पता लगाना है, ये मैं अभी बताता हूँ किस तरह पता लगाएंगे। अच्छा, जब ब्लॉक पे गोली नहीं लगी तो ब्लॉक रुका हुआ है ना, देखो ब्लॉक पे अभी गोली लगी नहीं है, ब्लॉक रुका हुआ है, तो इसका मतलब है U2 तो 0 हो गया। अब जब गोली ब्लॉक में आके लग जाएगी तो क्योंकि देखो गोली ब्लॉक में आके फंस गई, तो जो वेलोसिटी ब्लॉक की होगी वही वेलोसिटी गोली की भी होगी, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। समझ में आया? ये वो वेलोसिटी है जो कैलकुलेट करनी है, इसको हम U कह लेते हैं, चाहे तो V कह लो चाहे तो U कह लो, आपके ऊपर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसे U1 कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट U कह सकते हैं क्योंकि U2 तो 0 हो जाएगा। सही, U2 क्यों 0 है? क्योंकि ब्लॉक अभी रुका हुआ है, गोली आके लगी नहीं है, गोली आके लग गई, V1 V2 V के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब गोली आके लगेगी तो भाई जो वेलोसिटी गोली की होगी वही ब्लॉक की भी होगी, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं हियर। तो M को हमने M1 ही रहने दिया और U को हमने U कह लिया, U1 को हमने U कह लिया, प्लस M2 और U2 हमारे पास 0 हो गया, M1 और V1 हमारे पास क्या हो गया, V, और M2 और V हो गया हमारे पास। सही है, अब ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। M1 कितना है हमारे पास? अच्छा, इसको ग्राम में नहीं रखना, इसको केजी में रखना है। हाँ, तो इसको देखो 50 को हमने केजी में रखना है, तो कोई मसला नहीं है, 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आएगा 0.0, एक से कैंसिल हो गया, 0.05 kg। ठीक है, मास को केजी में रखना है, क्योंकि देखो बुलेट का मास ग्राम में है लेकिन ब्लॉक का केजी में है, तो दोनों को केजी में रखेंगे। तो M1 कितना आ गया 0.05, M2 कितना आ गया 0, अच्छा इसके साथ U भी आएगा, V को बाहर निकाल लो, M1 कितना आ गया 0.05 प्लस 10। ठीक है, अच्छा U को यहाँ रहने दो, V को यहाँ रहने दो, 0.05 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 0.05, इनको सॉल्व करो, V बाहर रहेगा तो सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। तो 0.05 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये हो गया 201। ठीक है, अब निकालते हैं V, ये आंसर नहीं है फाइनल, अब आंसर निकालते हैं V फॉर V। अच्छा, एक बात बताओ, थ्योरम याद है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ थ्योरम लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ENERGY एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो किस में गेन होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, हाफ M1 प्लस M2, ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, और गेन किस में होगा, M1 प्लस M2 GH, ये थ्योरम आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा, इसी से हम V निकालेंगे। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, V स्क्वायर, 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V चाहिए, V का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट लगा लेंगे, V इज इक्वल टू 2GH। H ये गिवन है, हाइट कह लो या D कह लो, इसको भी मीटर में रखना होगा। अच्छा, V निकालते हैं, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, G तो है 9.8, और H को याद रखना, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में रखना, तो ये आएगा 0.1, H की वैल्यू आएगी 0.1 मीटर। ठीक है, तो 0.1, तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं आपको, आई होप आपको इसमें मुश्किल ना होगी। 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.1, तो 1.4 मीटर पर सेकेंड। पुट इन इक्वेशन ए, अब जो V आया है उसको यहां पे पुट कर दो, ये इक्वेशन A है, तो U आ गया 201 और 1.4, तो U आ गया।
281.4 मीटर पर सेकेंड। जब बुलेट फायर होगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी, और ये इतनी ही वेलोसिटी होती है बुलेट की अमूमन। बिल्कुल सही है। तो ये है आपका सोल्यूशन। इसको जस्ट आपने अपने पास अच्छी तरीके से नोट डाउन रखना है और समझना है। इस एक में 20 मिनट लग गए। असल में वजह ये है कि थोड़े लंबे लंबे सोल्यूशंस हैं, छोटे छोटे नहीं हैं। आई थिंक ये 2 दिन लेगा वीडियो, कोई मसला नहीं है। आज भी लगाएंगे, कल भी लगाएंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो बनानी है, कौन सी रोज़ रोज़ बनानी। रोज़ 2-3 घंटा अगर मैं क्लास लूँ ना आपकी, तो ये अच्छी अच्छी वीडियोस बन जाएँ। अब मैंने सोच लिया रोज़ 2-2.5 घंटा तो आपकी क्लास मुझे रखनी ही है। एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको। आई होप आप अब भूलोगे नहीं। अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। अब थोड़े आसान न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, मतलब अब इतना लंबा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। आप करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। अ पार्टिकल ऑफ मास। देखो समझो ये एक पार्टिकल है, इसका मास गिवन है आपको जो कि m है। कितना गिवन है? 300 ग्राम। 300 ग्राम। अब यकीन मानो ग्राम में तो रखना नहीं होगा, केजी में रखना होगा, तो 1000 से डिवाइड। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 0.3 kg। सही है। रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। समझो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जो कि एक, इसको छोटा कर लेता है, ये पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट, यानी सर्कल की टाइप का ऑर्बिट है जिसमें मूव कर रहा है। अच्छा, अब रेडियस कितना है इस ऑर्बिट का, ना कि सर्कल का? आपके पास रेडियस है 25 सेंटीमीटर। अगेन इसको आपको 100 से डिवाइड करना होगा, तो आएगा 2.5 मीटर। देख लेते हैं सही है गलत है। नहीं 2.5 नहीं, 0.25, क्योंकि वो 50 है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। अब इसकी जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी दी हुई है? इसे हम ये लिख लेते हैं, जो कि 25, इसे ओमेगा लिखना पड़ेगा। ओमेगा होता है ये, ओमेगा होता है 25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है। अब निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है। एंगुलर मोमेंटम एल होता है। याद रखना, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसके पास एक मोमेंटम होता है जिसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम एल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोल्यूशन लिखो, एल इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, आई थिंक आर का स्क्वायर होता है। हाँ, ये एम वी आर तो सही है। अच्छा, अब v किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सही है? नहीं, बल्कि थोड़ा सा फॉर्मूला ना गलत हो रहा है। एम वी आर ये फॉर्मूला है। v किसके बराबर होता है? v बराबर होता है आर ओमेगा के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m एज इट इज रहेगा, r और ओमेगा आ गया और r आ गया, तो ओमेगा m r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। ठीक है, m पता है, ये रहा, r पता है, और आपको वो भी पता है, क्या कहते हैं, तो इसको बस निकाल लो। अच्छा, एक मिनट, ये फ्रीक्वेंसी है। ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नहीं है। क्योंकि देखो ना, रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। फॉर ओमेगा, ओमेगा के लिए कुछ नहीं करना, 2 पाई एफ, जो भी एफ आया उसको यहां रख दो। 2 3.14, 2 एफ कितना है? फ्रीक्वेंसी जो कि है 25, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि आएगी आपके पास 50 पाई। देखो इसको कर लेते हैं,
हाँ, 2 से 25 मल्टीप्लाई हुआ और पाई से भी मल्टीप्लाई कर दो अब साथ ही साथ, टोटल करके लिख दो 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3.142, द आंसर इज 157.1 रेडियन पर सेकेंड। अब सही आया। अच्छा, अब ऊपर पुट कर दो फॉर एल, तो ओमेगा क्या है 157.1, एम क्या है 0.3 और आर क्या है 0.25 का स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर। वन 157.1, 0.3 और 0.25 का स्क्वायर, तो 2.94। और ये मोमेंटम है तो इसका यूनिट होता है केजी। यूनिट देख लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं सही आया या गलत है। हाँ, आया तो बिल्कुल सही है, केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है। बिल्कुल सही आया, अल्हम्दुलिल्लाह। राउंड ऑफ करोगे ना तो वो 4 जो है ना 5 हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ भी हो रहा है ना पीछे, तो वो 5 हो जाएगा। सही है, समझ आया। अब करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 7। ये थोड़ा सा आसान ही है। देखो, उम्मीद है आप लोगों को कुछ मुश्किल नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, तो समझ आपको आ रहा होगा। बैटरी देख लेना कितनी है, बैटरी अभी हमारे पास है बहुत, मुझे लग रहा है कल भी करना पड़ जाएगा। अच्छा, 7 है। अ मोटर पंप द वाटर एट द रेट ऑफ, देखो आपके पास एक मोटर पंप है यहाँ पर लगी हुई। अब मोटर पंप का काम क्या होता है, पानी को लेना और ऊपर की तरफ भेजना किसी हाइट पर। अच्छा, अब ये देखो किस रेट से पानी ऊपर जा रहा है। रेट का मतलब क्या होता है कि कितना मास ऊपर जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से। जब भी बोलेंगे ना रेट, इसका मतलब है कितना मास ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर पानी ऊपर जा रहा है 1 सेकंड में, या 2 लीटर पानी ऊपर जा रहा है 1 सेकंड में, इसको बोलते हैं हम रेट। तो इसका यूनिट भी गिवन है, तो आपको परेशानी नहीं होगी समझने के लिए। तो m/t गिवन है आपको कितना 50 ग्राम, मसला पता है क्या है, पर मिनट। हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, ग्राम के लिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम के लिए पहले तो इसको मिनट में लाना होगा ना। अच्छा, मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर, सेकंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये जो जवाब है आपका आ जाएगा केजी पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो जो क्या आएगा 30 केजी पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 30 लीटर पानी ऊपर जा रहा है, या 30 केजी पानी ऊपर जा रहा है। ये केजी भी बोल सकते हो, पानी को भी आप कर सकते हो, मास निकाल सकते हो उसका। बस चेक कर लेते हैं ये ठीक किया है, 500 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 1000, हाँ सही किया। अच्छा, टू द हाइट, अब कितनी हाइट पे पानी पहुंचाया जा रहा है, पानी को कितनी हाइट पे पहुंचा रहे हैं, आई थिंक 1 मीटर की हाइट पे पहुंचा रहे हैं, 120 मीटर की हाइट पे पानी को ऊपर पहुंचा रहे हैं। जमीन से लेकर, मोटर से लेकर हाइट कितनी है 120 मीटर की। एफिशिएंसी कितनी दे दी है 50। याद रखना, जब भी ये परसेंटेज में दिया हुआ आपको 100 से डिवाइड कराकर इसे विदाउट परसेंटेज करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ फॉर्मूला लगाते हैं। पता क्या करनी है आपने, हाउ मच इनपुट पावर, इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड, कितनी पावर चाहिए होगी पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, ये मेजर करना है। अच्छा, अब सबसे पहले पावर का फॉर्मूला बताओ, P इज इक्वल टू W अपॉन जी, नहीं W अपॉन टी। टी तो चलो मिल जाएगा, ये W कहाँ है,
W का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये होता है वर्क। वर्क किसके बराबर होता है? एनर्जी, ENERGY। अब यहां पे कौन सी एनर्जी यूज हो रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप किसी चीज को ऊपर पहुंचा रहे हो। तो W किसके बराबर हो गया? mgh के। समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क होगा ना। तो यहां पर एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh डिवाइडेड बाय T। m अपॉन T तो गिवन है, G आपको पता है और h भी आपको पता है। तो m अपॉन T 30 दिया हुआ है, देखो ये रहा m अपॉन T 30। G कितना दिया हुआ है? 9.8। h कितना दिया हुआ है? 120। थर्टी मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 120, तो 35298 वाट। इतनी पावर आपको चाहिए होगी पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए। अच्छा अब सही आया जवाब। मगर इसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 35280 मल्टीप्लाई 0.5, तो जवाब कितना आ रहा है? 17640। अब अगर इसे हॉर्स पावर में लाना चाहते हो तो 760 से डिवाइड करा दो, तो अब जो भी आंसर आएगा वो हॉर्स पावर में आ जाएगा, जो कि आएगा आपके पास 23.64 हॉर्स पावर। सही है, इतना मुश्किल नहीं था, आसान न्यूमेरिकल था, बस ये जस्ट थोड़ा सा लॉजिक समझना था। अब करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 8। अच्छा अब ये न्यूमेरिकल शुरू हो गए हैं कुछ आपके पास, उसके क्या कहते हैं, ये आ चुका है 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। अ स्मॉल पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ अ एरिया। देखो एक आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस है, स्मॉल पिस्टन कह रहे हैं, तो यानी यहां पर पिस्टन छोटा आएगा और यहां पर पिस्टन बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक पिस्टन आ गया जिस पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो नीचे की तरफ दबेगा, और यहां भी एक पिस्टन आ गया, ये बड़ा पिस्टन है। अच्छा अब जो छोटा पिस्टन है इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया का है तो स्क्वायर आएगा, मीटर नहीं है, क्यूब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ गया A1 कह लेते हैं इसे, A1 जो कि दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको सेंटीमीटर में रखो, मीटर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब इसी पिस्टन पर फोर्स भी लग रही होगी, तो उस फोर्स की वैल्यू भी गिवन है जिसे हम F1 ही कह देते हैं अगेन, जो कि दे दिया है 50 न्यूटन की। आई होप आप लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा। अच्छा अब लार्ज पिस्टन ये है, लार्ज पिस्टन का एरिया, आप लार्ज पिस्टन पे फोर्स कितनी लग रही है? देखो स्मॉल पिस्टन पे आप फोर्स लगा रहे हो, लार्ज पिस्टन खुद से फोर्स लगाएगा। जब आप हाइड्रोलिक प्रेस को दबाते हो ना, तो एक तरफ से आप दबाते हो, दूसरी तरफ से वो खुद ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। तो ये आ गया आपके पास 4800 न्यूटन, F2 मिल गया 4800 न्यूटन। आपको A2 बताना, एरिया ऑफ द बिग पिस्टन, लार्ज पिस्टन। फॉर्मूला देख लो, F1 इक्वल टू F2, जितनी फोर्स इधर होगी उतनी ही इधर आ जाएगी, बस एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। चाहिए क्या? A2 ना, तो A2 को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। F2 A1 और F1। F2 क्या है? 4800। F1 क्या? F1 क्या है? 10 और
50, A1 है वो 10, सही है, कर लो आंसर आ जाएगा। 4800 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 50, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इस वाले पिस्टन का एरिया है वो इतना है, छोटे वाले पिस्टन का सिर्फ 10 था, बड़े वाले पिस्टन का देखो 960 है, कितना ज़्यादा आ रहा है। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर अगर आप समझ के पढ़ो इसे। अब हमारे पास आता है न्यूमेरिकल नंबर 9, छोटे छोटे न्यूमेरिकल ही हैं। देखो कभी भी ये नहीं सोचो कि मैं जल्दी से जल्दी कर लूँ, हमेशा ये सोचो कि भाई मैंने अपना काम अपने टाइम पे करना है। भागने की कोशिश करोगे ना काम से तो फिर काम खत्म नहीं होता, काम बढ़ता ही चला जाता है। ज़िंदगी में जब भी चाहते हो कि काम खत्म हो जाए तो इसका मतलब क्या करो, काम में भाई दिल लगा के आराम से काम करते रहो, आराम से, जल्दबाजी में काम नहीं करो। जल्दबाजी में किया गया काम होता भी नहीं और फंस भी जाता है काम। ये लो। अच्छा अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9, कैलकुलेट द विस्कोस ड्रैग ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ ऑयल। देखो समझो ये ड्रॉप ऑयल का ड्रॉप है, अब इस पर एक फोर्स लग रही होगी जिसको हम बोलते हैं विस्कोस ड्रैग, वी या DFD बोलते हैं समूहन, ठीक है। आपने कभी नोट, अच्छा इस पे जब फोर्स लगेगी ना इसकी शेप इस तरह की हो जाएगी। आपने कभी पानी गिरते हुए देखा है, पानी की बूंद वो गोल नहीं होती, वो इस टाइप की शेप हो जाती है उसकी, क्यों? क्योंकि नीचे से फोर्स लग रही होती है उसके ऊपर, जिसे हम बोलते हैं विस्कोस ड्रैग या ड्रैग फोर्स, ठीक है। ऑयल है। अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, अच्छा अब इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 1 r लिख लेते हैं 1, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो मिलीमीटर में दिया हुआ है। इसको कर लेते हैं, मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ ठीक है। अच्छा विस्कोसिटी ऑफ एयर दे दी आपको, ईटा से शो करते हैं, 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। डेंसिटी आपको दे दी इन्होंने जो कि दे दी है 850 kg/m³। अब आपको क्या पता करना है, विस्कोस ड्रैग FD आपको पता करना है। सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो, हो जाएगा। अच्छा अब फॉर्मूला देखो क्या है, सॉल्यूशन याद होगा आपने, एक लॉ पढ़ा होगा, ये उस लॉ के थ्रू निकलता है, स्टोक्स थ्योरम ऐसी कुछ लॉ था, 6π/NV/r। देखो r गिवन है, ये रहा, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 3.142, 6 भी पता है, ईटा भी पता है, v नहीं पता। v आपके पास है वेलोसिटी, इसको निकालते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2r² मल्टीप्लाई रॉ माइनस रॉ नॉट, याद रखना रॉ नॉट आपके पास जो है वो 0 होता है, डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय 9 ईटा। समझ गए, ये फॉर्मूला है आपके पास, सारी चीजें गिवन है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 2 आ गया, r कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये 0 हो गया 850, g 9.8 हो गई और इसका स्क्वायर ले लो। ईटा कितना गिवन है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। देखो कुछ भी मैंने नहीं किया, सारी वैल्यूज मुझे गिवन है, 2 r रॉ नॉट 0, g की वैल्यू और बाकी सब। इसको जरा एक साथ में कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर लगा लेते हैं 9 - 3, मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आंसर आ रहा है वेलोसिटी का 104.83 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 102 जो कि थोड़ा ज़्यादा आ गया है,
अच्छा, अब ये आंसर गलत क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जब ये आंसर गलत आ रहा है। वैसे तो आंसर गलत नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर गलत आ रहा है। शायद हमने कहीं पे कोई एक वैल्यू मिस कर दी है। 9 तो सही रखा है, 2 सही रखा है, 3 सही रखा है, स्क्वायर सही रखा है। आंसर में ना थोड़ा सा मसला आ रहा है। ये बोल रहे हैं आंसर आएगा आपका 1.03 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर जो है वो थोड़ा अलग आ रहा है। स्क्वायर भी हमने प्रॉपर लगा दिया है। थोड़ा सा मैं इसे देख लेता हूँ कि आंसर कहाँ गलत आ रहा है। ईटा की वैल्यू भी सही रखी है हमने, सारी वैल्यूज़ तो सही रखी हैं, पता नहीं फिर भी आंसर गलत आ रहा है। चलो इसको ऐसे रख लेते हैं, थोड़ा सा ना इधर आंसर में इसको ऐसे रख लेते हैं, क्या पता यहाँ पे मसला आ रहा हो। एक ही बात है वैसे तो। हाँ, यहाँ पर हम शायद गलती कर रहे हैं, मिलीमीटर में हम शायद गलती कर रहे हैं, इस वजह से आंसर हमारा गलत आ रहा है। 1 2 3 4, हाँ मिलीमीटर में गलती हो रही है। ज़रा 1 डिवाइडेड बाय 1000 करो। 1 डिवाइडेड बाय 1000। हाँ, अब समझ में आया गलती कहाँ हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। ये 1 मिलीमीटर नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ये 0.1 मिलीमीटर है, तो ये पावर 4 आएगी। अब सही हो गया, बस छोटी सी मैंने गलती कर दी थी। देख लो आप लोगों के सामने ही है, अगर छोटी सी भी गलती करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब वो गलती मैंने ये कर दी थी कि ये 1 मिलीमीटर नहीं था, ये 0.1 मिलीमीटर था। तो 0.1 मिलीमीटर को जब डिवाइड कराओगे 1000 से तो क्या आएगा, देखो 1000 से मैंने इसे डिवाइड करा दिया तो क्या आएगा, 0.0001 मीटर। ये मिस्टेक कर गया मैं। अब निकाल लो फोर्स फॉर एफ। 6 3.142। जब भी मैं सारी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने करता हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ख़त्म हो जाए, और जहाँ कहीं गलती हो तो वो पकड़ में आ जाए। मैं भी बोलूँ कि इतनी ज़्यादा वेलोसिटी कैसे आ सकती है। अब ये फोर्स आ जाएगी आपकी, कैलकुलेट करो। 6 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 1.8 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 0.0001। द आंसर इज, बड़ा ही छोटा आंसर आ रहा है भाई। 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 न्यूटन। बहुत कम आ रहा है, क्योंकि देखो जब आपके सर के ऊपर कभी कोई पानी का टपका या तेल गिरता है तो वो बहुत ज़ोर का तो नहीं लगता ना, महसूस ही नहीं होता, ऐसा लगता है बस कुछ हल्की सी चीज़ आके लगी है, तो उसकी वजह ये फोर्स ही इतनी कम होती है उसके अंदर। लेकिन अगर ये ज़्यादा होती तो फिर आपका सर फट जाना था इसके लगने से। तो आई होप ये समझ में आया होगा। बस जस्ट थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 2। चलो न्यूमेरिकल नंबर, बल्कि 2 का नहीं, न्यूमेरिकल नंबर 10। आज की वीडियो में मैं 10 करा देता हूँ, बाकी फिर मैं कल करा दूँगा। देखो इसको समझना, क्योंकि चार्जिंग का भी मसला बनता है ना मोबाइल में। इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे हम फ़ोन अपना, ताकि चार्जिंग का ना ये इतना मसला ख़त्म हो जाए। आप समझना, ये एक और जो है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से आ गया है। चैप्टर बहुत है आपकी बुक में। कहते क्या, हाउ फार अपार्ट मस्ट बी प्रोटॉन्स बी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर वन ड्यू टू द अदर इफ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट। देखो कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से या दूसरी जो भी चीज़ है उससे कितना दूर होगा, ये आपसे कहा जा रहा है। सेम बनाते हैं, आप छोटा बड़ा बन रहा है, ठीक है। हाउ फार, कितना दूर होंगे ये दोनों एक दूसरे से, आपने ये बताना है, ठीक है। मगर एक और चीज समझो, हाउ फार अपार्ट मस्ट टू प्रोटॉन्स। समझो ये भी एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन से कितना दूर है। बी, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंडीशन समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एक्टिंग ऑन आइदर वन ड्यू टू द अदर इज इक्वल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर है वेट के, ये कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है बी इफ द मैग्नीट्यूड, यानी जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू अदर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ कह लो या डब्ल्यू कह लो या जी कह लो, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, ये बोलना है। वैसे वेट नहीं होगा, ये एफ जी होगा। अच्छा अब सोल्यूशन करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन देखो आपको पता होना चाहिए और गिवन भी होता है, मसले वाली बात नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg होता है। चार्ज जो है वो दोनों ही प्रोटॉन है तो वो दोनों भी सेम रहेगा, लिखना क्यों से, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। सोल्यूशन करते हैं। कहा हुआ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो मैंने W लिखा था ना, वो भी ठीक था, आप इसको W के बराबर भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 अपॉन R का स्क्वायर। इसको चाहो तो स्मॉल q लिख लो या कैपिटल Q लिख लो, वो आप पर है। अच्छा उसके बाद M और G, सही है। अब देखो Q1 Q2 दोनों ही प्रोटॉन है तो Q1 Q2 तो सेम होगा, जिसे हम Q कह लेते हैं। तो K Q1 और R का स्क्वायर इज इक्वल टू mg। R चाहिए ना, तो K Q का स्क्वायर mg और R का स्क्वायर। K क्या है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, Q क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 का स्क्वायर, M क्या है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, G क्या है 9.8। आंसर जो है ना R स्क्वायर आएगा। देखो कैलकुलेट करते हैं, 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई 1.6 एक्सपोनेंट -19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.67 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई 9.8, तो 0.014 मीटर आ रहा है। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है, उसकी वजह ये है कि इस पर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ज़रा इस पर स्क्वायर रूट लगाओ, जो भी आंसर है उस पर स्क्वायर रूट लगाओ। एक मिनट, 0.014, हाँ सही आ रहा है। देखो अब इस पर स्क्वायर रूट लगाओ, क्योंकि स्क्वायर नहीं चाहिए आर चाहिए, तो 0.119 मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। राउंड ऑफ कर लेना थोड़ा सा, वैसे तो 0.118 आ रहा है, लेकिन यार देखो ये तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। 83, अगर इसको राउंड ऑफ करोगे थोड़ा सा तो 0.119 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। अगर यहाँ तक भी ठीक आ रहा है तो भी बहुत है। ठीक करा होगा ना तो फॉर्मूला ही ठीक लगाओगे। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ये हमारा कौन सा था, 10वां न्यूमेरिकल था ना। देखो मैंने फिर नंबरिंग नहीं करी, ये बड़ा मसला है कि नंबरिंग नहीं कर रहा। इसकी वजह से ना फिर जब मैं एडिटिंग करने बैठूंगा ना तो मुझे ही मुश्किल होगी, क्योंकि एडिटिंग मैं ही करूँगा इसकी। हाँ अब हमारे पास 6 और रह गए हैं, वो इतने बड़े नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन वो मैं कराऊंगा आज ही, मतलब कल कराऊंगा। ये वीडियो का एक पार्ट हो गया ना, अब दूसरा पार्ट मैं कल रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आपको एक ही साथ मिलेगा। तो चलो अब न्यूमेरिकल नंबर 10 तो कर लिया, 11 करते हैं, सही है। तो स्टूडेंट अब जो है अपना न्यूमेरिकल नंबर 11 जो है हमने करना है। अच्छा बाकी चीज़ें तो हम समझ चुके थे, अब इसको ज़रा समझते हैं कि इसको कैसे करना है। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर हमारा शुरू हो गया है 11। अच्छा सबसे पहले तो देखो वर्डिंग को सही से समझो ताकि बात अच्छी तरीके से समझ में आए। कह रहे हैं अ फोटोन ऑफ मास, एक फोटोन है, ठीक है, उसको हम यहाँ सेंटर में बना लेते हैं, ठीक है, ये फोटोन है। अच्छा इसका मास कितना है, गिवन डेटा देख लो और 2 फाइंड देख लो। इस फोटोन का जो है वो कोई मास होगा, वो मास आपके पास है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 kg, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए इसको, m इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 kg। अब ये फोटोन ना 2 प्लेट्स के दरमियान है, ये फोटोन कहाँ पर है, 2 प्लेट्स के दरमियान मौजूद है। ज़रा इसको देखते हैं कैसे। अब ये कहते क्या है, एंड द चार्ज, अब इस पे चार्ज भी होगा, इसका Q भी होगा,
तो इसकी Q की वैल्यू भी आपको दे दी है जो कि है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम इज टू हेल्ड मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। अब ये जो फोटोन है ना, दो प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है। सही है, दो प्लेट्स समझ लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो फोटोन है दो प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है। अच्छा, अब एक कंडीशन समझना, ये फोटोन इस पॉइंट पर रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब क्या है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे गिर रहा है, बीच में फंसा हुआ है। अच्छा, हमने किसी भी चीज़ से इसको बांधा हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल ज़मीन पे नहीं गिर रहा, इसकी क्या वजह है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये मोबाइल में हाथ उठा लूँ और यहाँ पर रेस्ट में हो जाए, मतलब मैं पकड़ूँ ना इस मोबाइल को, बस ये खुद ब खुद यहाँ पे टिका हुआ हो, तो आप हैरान हो जाओगे। यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि ना ये ऊपर गिर रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है, ना ये नीचे गिर रहा है, जबकि हमने किसी चीज़ से पकड़ा हुआ नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसी चीज़ को देखते हैं। अच्छा, और भी चीज़ें हमें इसमें इन्होंने बताई भी है, वो देख लेते हैं। अच्छा, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आपको पता है एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वो कहलाएगा V, जो कि हमारे पास क्या होगा 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 वोल्ट। सही। अब आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है इन दो प्लेट के दरमियान, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इन दो प्लेट के दरमियान कितना डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ना D, ये आपने बताना है। अब देखो कैसे बताएंगे, देखना जरा, बहुत आसान सवाल है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालो। कंडीशन बताओ, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर रेस्ट। देखो सबसे पहले तो फोटोन पे दो फोर्स लग रही होंगी, एक वेट है जो कि क्या कर रहा होगा, नीचे लेकर आ रहा होगा, एक होगी आपके पास फोर्स, इसको पॉजिटिव बना लो क्योंकि फोटोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे नेगेटिव बना, ऊपर नेगेटिव बना लो, नीचे पॉजिटिव बना लो। अच्छा, तो फोटोन ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर भी नहीं जा पा रहा, तो बीच में रुका हुआ है। अच्छा, तो क्या होगा, वेट जो है वो बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। समझो, वेट जो है वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के। जब भी फोटोन बीच में रुका हुआ है, अगर वेट ज्यादा हो जाएगा तो फोटोन नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो फोटोन ऊपर की तरफ चला जाएगा। सही है, समझ में आया। जब दो फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं तो आप बीच में रुक जाते हो। फॉर एग्जांपल, एक तरफ से आपको आपका एक भाई खींचे, दूसरी तरफ से आपका दूसरा भाई खींचे, लेकिन दोनों सेम फोर्स से आपको खींचे तो आप कहीं जाओगे नहीं, आप बीच में ही रुके रहोगे। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, EQ। ठीक है, इसको इधर ले आओ। तो स्टूडेंट अब आगे करते हैं। अब हमें ना यहाँ E चाहिए, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आता हो और E भी आता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता V = ED, ये फॉर्मूला है। तो V/D = E आ गया। सही है, तो E को यहाँ पुट कर देते हैं, तो mg = V/D और Q आ गया। अच्छा, D चाहिए तो D को इधर ले जाओ, तो D इधर आ गया, V और Q और mg आ गया। अच्छा, अब ज़रा वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। V कितना दिया हुआ है हमें, V हमें दिया हुआ है 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। Q कितना दिया हुआ है 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। और M कितना दिया हुआ है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अभी इसको मैं ठीक भी कर दूंगा अगर इसमें गलती होगी, 9.8। आओ चेक करते हैं क्या जवाब आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है हमें सारी वैल्यूज़ को आपस में। आप भी कैलकुलेटर से करते रहें ताकि गलती हो तो आपको भी पता चल जाए कि हाँ यहाँ गलती कर रहे हैं। तो 1.67 एक्सपोनेंट -7 और 9.8। अच्छा, अब देखो ये -27 होगा
क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन हम सबको पता है -27 होता है, ये गलती से 7 लिखा हुआ है। इस एरर को ठीक करो, आंसर ठीक हो जाएगा। हाँ, आपके पास जो जवाब आ रहा है, एक मिनट जस्ट, थोड़ा सा ना हमारा आंसर बड़ा आ रहा है, 11 आ रहा है। चलो इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास, इसको 10 रख लेते हैं, बल्कि ग्रेविटी को 10 रख लेते हैं, नहीं बल्कि वही आ रहा है। चलो सही है, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा। तो ये हमारा जो जवाब आ रहा है वो 0.118 मीटर आ रहा है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा D इज़ इक्वल टू 11.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करा दो, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करा दो, तो ये सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका जवाब आ रहा है हमारे पास 10, अपना आया 11। तो यार इधर जो है ना, कुछ आपने अगर इधर ले लो ना, इधर 1.91 कुछ इस तरह से कर लो और यहाँ पे 1.6 कर दो, तो आपका जो आंसर है बुक जैसा आ जाएगा। जरा मैं करके दिखाता हूँ, बल्कि सही है, आप खुद भी कर सकते हो। ये 1.67 है ना, यहाँ पे जस्ट 1.6 ले लो, तो आपका आंसर वो 10 हो जाएगा। कर ही लेते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ज़रा सी भी कन्फ्यूजन होती है तो फिर वो उलझ जाते हैं। तो 1.02 एक्सपोनेंट -8, ये काफ़ी छोटी छोटी वैल्यूज़ होती है ना, तो इसमें अगर ज़रा सी भी पॉइंट में 1-2 नंबर कम ले लो तो बहुत मसला आ जाता है। ठीक है, अब इसको 7 कर लो जस्ट, नहीं बल्कि 9, 6, 7। हाँ, अगर इसको मैं 9 कर लूँ ना, 1.9, इसको भी मैं 9 कर दूँ तो फिर ये 10 हो जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा 0.4104 मीटर, और इसके साथ फिर 100 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फिर 1 ये सेंटीमीटर आ जाएगा। सही समझ गए? तो बस ये छोटा सा फ़र्क है, आप 11 भी लिखोगे तो चल जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पूरा सही लगाया है। असल मार्क्स होते हैं कॉन्सेप्ट के, तो कॉन्सेप्ट हमने सही लगाया तो उसमें फिर हमें मसला नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट गलत लगाया होगा फिर मसला आएगा। ठीक है, अब चलो अपना अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो अगर आपने 10 की जगह 11 भी लिखा तो चल जाएगा, मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर 10 ही बनाना है तो फिर वो तरीका मैंने बता दिया कि आपने क्या करना पड़ेगा, उसको 1.9 कर लेना 1.6 की बजाय। ठीक है, अब हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 12। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होने की वजह ये थी कि ये चीज़ आपके पास फर्स्ट ईयर में काफ़ी न्यूमेरिकल है, और हर चैप्टर से एक न्यूमेरिकल है। हमारे पास चैप्टर भी 14 है, जिसमें से 13 में न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, अब देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर 12। अ 20 मीटर लॉन्ग वायर, समझो एक आपके पास वायर है, ठीक है। अब ये कितना लॉन्ग है, यानी वायर कितना लंबा है, 20 मीटर का है। तो आपको लेंथ मिल गई 20 मीटर की। हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एरिया को ना, ये जो एरिया है इसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे हम कहते हैं ए। ये आपको गिवन कर दिया गया है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब इसे मीटर में रखना है, तो मीटर में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर में रखने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा, 1000 के स्क्वायर से डिवाइड कराना पड़ेगा बल्कि। तो इसको ज़रा कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1000 का स्क्वायर। सही है, इसको करके देखते हैं क्या आ रहा है। एक मिनट, हाँ सही आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है। तो देखो ये जो सॉल्व करोगे ना, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आएगा मीटर का स्क्वायर। देखो याद रखना, मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कराते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्वायर है मिलीमीटर का, तो फिर आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। सही। अच्छा, ये दो चीज़ें आपको निकल कर आ गई। अच्छा, उसके बाद रेजिस्टेंस आपको दे दी गई है 5 ओम्स की, तो आर से डिफाइंड हो जाती है रेजिस्टेंस तुम्हारे पास, कि कितना करंट को रेजिस्ट कर रहा है। कंडक्टिविटी आपने कैलकुलेट करनी है, यानी कितना कंडक्ट कर रहा है। देखो एक जब कंडक्टर की बात करते हैं ना,
तो उसमें कंडक्टिविटी आ जाती है कि कितना करंट गुजर पा रहा है, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी आती है कि कितना करंट नहीं गुजर पा रहा है। यानी कोई कंडक्टर सिर्फ करंट को गुजरने नहीं देता, रोकता भी है। तो आपको दोनों बताना होती है। रेजिस्टेंस पता है, सिर्फ हमें कंडक्टिविटी को बताना है। कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। चलो आ जाओ। अब फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? R इज इक्वल टू L रॉ A। ये आपके पास जो है वो सिंपल फॉर्मूला होता है। अब ये क्या है? कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी को मान ले जाओ, तो L R A, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। L क्या दिया हुआ है 20, R क्या दिया हुआ है 5 और A क्या दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁶। तो ये कंडक्टिविटी फाइंड हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी देख लो, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 × 1 exp⁻⁶। तो ये कंडक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। हाँ ठीक है, हमारे पास जो जवाब आ रहा है उसको साइंटिफिक नोटेशन में डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 4 × 10⁻⁶। अच्छा, इसका यूनिट होता है इसका यूनिट होता है S/m। ठीक है, साइमन इसका यूनिट होता है अमूमन। ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 13 करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 13 देख लेते हैं किस तरह से होगा। आसान है, तो मुश्किल नहीं है इतना। अभी तो आपके न्यूमेरिकल आसान ही आ गए। बस ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा समझना है, बाकी तो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अ ब्लॉक इज कीप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। समझो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस तरह की एक टेबल है आपके पास। ठीक है, इस तरह की आपके पास टेबल है। इस टेबल के ऊपर एक हमने ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, द टेबल इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस टेबल पर हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन कर दी गई है f। किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है ये मोशन? 3 हर्ट्ज की। अच्छा, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू होता है, वो 0.72 दे दिया है आपको। फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, आपने ए पता करना है। ठीक है। अच्छा, तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास जो है वो पता होगा। अब सबसे पहली बात वही है कि आपको फॉर्मूला का इल्म होना चाहिए कि फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा। देखो, फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फॉर्मूला यूज होगा A इज इक्वल टू μs G/ओमेगा²। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो, सारी चीज़ें आपको पता है ऑलमोस्ट, बस एक चीज़ आपको नहीं पता, तो वो मैं आपको निकाल के जो है वो दे देता हूँ। देखो, इसकी वैल्यू तो आपको गिवन कर दी है 0.75 और 72। जी की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा नहीं पता। ओमेगा का देखो फॉर्मूला क्या होता है फॉर ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि 2πf है ना। तो 2 और पाई क्या है 3.142, एफ क्या है 3, तो ओमेगा क्या आ गया कैलकुलेट कर लो। 2 × 3.142 × 3 तो आ रहा है 18.85। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो रेडियन पर सेकंड लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी है ना। अच्छा, अब इसको यहाँ पुट कर दो, ए आ जाएगा। ए इज इक्वल टू, तो 0.72 9.8 और 18.85, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0.72 × 9.8 डिवाइडेड बाय 18.85। द आंसर इज 0.374 मीटर। देखो, सब कुछ हमने ऐसा ही रखा था तो आंसर भी मीटर में आएगा। अच्छा, थोड़ा सा हमारा फ़र्क आ रहा है। अच्छा, फ़र्क आने की वजह ये है कि इसका स्क्वायर नहीं लिया हमने। फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो लेना है।
हाँ, स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपके पास ये नहीं आएगा, ये आएगा 0.0198। इसको आप चाहो तो मिलीमीटर या मीटर जिसमें भी उन्होंने लिखा उसमें लिख सकते हो। तो इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट भी लिखा जाता है, तो उससे परेशान नहीं होना कि ये एक्स नॉट लिखा हुआ इन्होंने ए कह दिया। एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट भी लिखा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। अच्छा, अब कट करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 14। आई होप ये वाला न्यूमेरिकल समझ आया। बस इसमें फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि ये चैप्टर अमूमन बच्चे पढ़ते ही नहीं है और टीचर्स भी कम ही पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि भाई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा कोर्स कवर हो जाता है कि बच्चों में अब मज़ीद फिज़िक्स पढ़ने की हिम्मत ही ख़त्म हो जाती है। तो इस बार जो फिज़िक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब पेंडुलम ऑफ लेंथ, एक देखो पेंडुलम है, सिंपल समझो, उसकी लेंथ है जिसे हम एल कहते हैं, लेकिन वैल्यू भी गिवन है 75 सेंटीमीटर। मास कितना गिवन है इस पेंडुलम का? 2.5 kg। स्विंग विद अ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, अब इस पे एक एनर्जी लग रही होगी जिसकी मदद से ये घूम रहा होगा। वो एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, जिसे मैं लिख देता हूं E, तो बहुत कम दी हुई है 0.015 जॉउल। ठीक है। एम्पलीट्यूड आपने अगेन बताना, अगेन मैं इसे ए से ही डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो एल मिल गया हमें 75 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करके इसे हम उसमें लिख लेते हैं, तो 0.75 मीटर। अच्छा, मास कितना गिवन है? 2.5 kg। एनर्जी कितनी गिवन है? 0.015 जॉउल। अब फॉर्मूला देखो। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना। अक्सर पता है क्या होता है, हम ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं कि यार ये चीज़ हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो कि आपका A+ आ जाए, लेकिन आपका A+ नहीं आता बहुत मेहनत करने के बाद, क्योंकि वीडियो के इस हिस्से में सिर्फ मुझे वही बच्चे सुन रहे होंगे जो कि पूरी मेहनत से पढ़ते होंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ना होगा वो शुरू में ही वीडियो बंद कर चुके होंगे, या 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद समझ गए होंगे कि बात समझ नहीं आनी या हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप लोग वो स्टूडेंट हो जो अभी मुझे सुन रहे हो, जो कि पढ़ना चाहते हो और पढ़ रहे हो। तो अगर ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ ना मिले ना, मायूस नहीं हो, परेशान नहीं हो, आप ये सोचो कि आपने मज़ीद मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करना है। ज़िंदगी में हर चीज़ हमेशा हासिल होती है, लेकिन बस हमें उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ, या मैं चलो कोई और इंसान है, उसके पास उसको लेनी है BMW गाड़ी या मर्सिडीज़ गाड़ी। तो क्या मर्सिडीज़ गाड़ी उसको मिल ही नहीं सकती ज़िंदगी में? नहीं, मिल सकती है, बस उसने उस गाड़ी के लिए मेहनत करनी है। जितना पैसा चाहिए उसने कमाना है, उसको मिल जाएगी वो गाड़ी। इसी तरह से है कि भाई मेहनत करो, कभी नाकामी मिल जाए तो उस नाकामी को एक्सेप्ट करो और मज़ीद बेहतर होकर वापस आओ। कामयाब इंसान वो है जो नाकामी के बाद मज़ीद बेहतर हो जाता है। और एक और बात, जब कोई आपको बुरा भला बोल रहा हो, ताने दे रहा हो, उसको इग्नोर कर दो। आप बोलो यार जब मैं कामयाब हो जाऊंगा ना तो मैं तुम्हारे तानों के खुद जवाब दे दूंगा। मेरी कामयाबी तुम्हारी बातों का जवाब होगी। ठीक है, तुम्हारी जो भी मुझे तुम बुरा भला बोल रहे हो उसका जो जवाब है वो मेरी कामयाबी होगी। तो ज़ुबान से जवाब ना दो, अपने अमल से जवाब दो। ज़िंदगी में इतना अचीव करो कि आप कामयाब कहलाओ। सही है। तो मैं इसलिए बता रहा था, बच्चे मायूस हो जाते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मायूस ना हुआ करो भाई। सॉल्यूशन, अच्छा देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर A का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपके पास। अब ये एक छोटा सा ड्राइव होकर आया है, ये काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से ही ड्राइव हुआ है बेसिकली, लेकिन आपने शायद वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो वाला बात है, तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब सब कुछ हमारे पास गिवन है, ठीक है, E भी गिवन है, M भी गिवन है, बस ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा निकाल लेते हैं। फॉर ओमेगा, तो ओमेगा के लिए हमें क्या करना है? होल रेडिकल G/L, है ना? हाँ, G/L है। तो देखो G की वैल्यू क्या है? 9.8, L की वैल्यू क्या है? 0.75। अब स्क्वायर रूट डायरेक्ट ले लेना, अलग अलग पार्ट्स में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 0.75 तो आ रहा है 3.61 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अब इसको यहाँ पर पुट कर लो। हमें क्या चाहिए? फॉर ए के लिए काम कर रहे हैं ना,
तो 2 को इसके साथ ले आते हैं, ई के साथ, ओमेगा को नीचे ले आते हैं और एम को भी नीचे ले आते हैं, तो ए सेपरेट हो गया। 2 तो एज इट इज कांस्टेंट आ गया, 0.015 एनर्जी दे दी थी, एम आपको दे दिया था 2.5 kg का, और ओमेगा आपको दे दिया था 3.61 का। अच्छा, स्क्वायर इस पर आएगा और एक और पे भी स्क्वायर था, ए पे भी स्क्वायर आएगा। अच्छा, ए का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट को कंसीडर करेंगे और बाकी फिर आगे चलेंगे। 2 मल्टीप्लाई 0.015 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 3.16 का स्क्वायर, तो आंसर आया 0. इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, 9.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इस पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए आ गया आपके पास, तो 9.20 एक्सपोनेंट -4, तो 0.030 मीटर जवाब आया, क्योंकि सेंटीमीटर से हम मीटर में ले आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इससे 100 मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर नहीं, 3 सेंटीमीटर आएगा, करके देख लेना, चाहो तो 0 को डालो। ठीक है, समझ आ गया? आसान था, बस जस्ट फॉर्मूला ही समझना था। तो जो मोटिवेशन मैंने दी है उसे याद रखना, ज़िंदगी भर बहुत काम आएगी आपको हमेशा। अच्छा, अब हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर, कौन सा न्यूमेरिकल? अच्छा, अब हम अपना करते हैं न्यूमेरिकल नंबर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है किसी स्पीकर के ज़रिए से, समझ लो इस स्पीकर के ज़रिए से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउंड इस तरह से प्रोड्यूस होगा। अब एयर में प्रोड्यूस हो रहा है तो स्पीड क्या होगी इसकी, एयर में होगी। अच्छा, स्पीड कितनी आ रही है इसकी, जिसे हम v से लिख लेते हैं, तो 345 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, याद रखना, एयर का टेम्परेचर अगर चेंज होगा, कम या ज़्यादा होगा एयर का टेम्परेचर, तो स्पीड भी कम ज़्यादा होगी। तो t की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर कितना है, T1 के लेते हैं। अगर 27 टेम्परेचर होगा तो स्पीड इतनी होगी, याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास टेम्परेचर कितना हो गया, 127 सेल्सियस, तो अब स्पीड कितनी होगी आपने बतानी है। यानी अगर T2 टेम्परेचर है तो उस वक्त स्पीड क्या है ये आपने बताना है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा स्पीड चेंज होगी। जब टेम्परेचर 27 था तो स्पीड कितनी थी, 345, लेकिन अब टेम्परेचर T2 है तो अब स्पीड कितनी है ये आपने बताना है। अगेन काम फॉर्मूले का है, सोल्यूशन लिख लो। देखो, V2 अपॉन V1 इक्वल टू होल रेडिकल T2 अपॉन T1, सारी चीज़ें गिवन है, पुट कर दो। V2 आपने पता करना है, याद रखना, V1 T2 अपॉन T1। V1 कितना गिवन है, 345, और T2 कितना गिवन है, 127 और डिवाइडेड बाय 27, तो V2 कितना गिवन हुआ, तो 345 127 डिवाइडेड बाय 27, तो 4 7, ये बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है आंसर, एक मिनट ज़रा हम देख लेते हैं, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, इतना नहीं आना चाहिए, शायद हमने स्क्वायर रूट नहीं लगाया है। अच्छा हाँ, एक मसला होगा, ये केल्विन में हमें जवाब निकालना है, तो सेल्सियस में दिया हुआ ना, तो इसके साथ 273 को ले आओ, तो +273। अच्छा, अब भी ठीक नहीं आ रहा, ऊपर भी +273 कर दो, +273,
हाँ, मसला ये है कि हम सेल्सियस में निकाल रहे हैं, हमें केल्विन में चाहिए। तो +273, देखो इसके साथ +273 कर दोगे केल्विन में आ जाएगा, इसके साथ +273 कर दोगे केल्विन में आ जाएगा। तो बस केल्विन में निकालना है। तो आ रहा है 3, जब इसको सॉल्व करोगे तो 398.371, राउंड ऑफ कर दो तो 399 मीटर पर सेकेंड आपका जवाब आएगा। याद रखना आंसर सेल्सियस में नहीं केल्विन में निकालना। सेल्सियस में निकालोगे तो वो 700 चला जाएगा, आपको 700 नहीं देना, 400 तक जाना है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ अपना एक और करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल की नंबरिंग मैं फिर मिस कर गया, दिमाग कहीं और लगा हुआ हो ना तो फिर ये छोटी छोटी मिस्टेकें होती हैं जिसकी वजह से एडिटिंग में मसला होता है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल नीचे चल ही रहा होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूमेरिकल कर रहा है। हाउ मेनी लाइन्स पर सेंटीमीटर आर देयर इन अ ग्रेडिंग विच गिव फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। देखो सबसे पहले कितनी लाइन है ये आपने बताना है, तो मुश्किल नहीं है। डी की वैल्यू आपने एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ लाइंस एन को डिफाइन करता है। अच्छा, ग्रेडिंग ऑर्डर दिया हुआ है यानी एम की वैल्यू, ग्रेडिंग ऑर्डर एम की वैल्यू को कहते हैं। अब देखो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा सकता क्योंकि ये पूरा जो है ना वो डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग वाले टॉपिक को डिफाइन कर रहा है, तो अगर उसको आपने समझा हुआ है तो ये आपको वैसे ही समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, वेवलेंथ इन्होंने गिवन कर दी है हमें जो कि है सॉरी -5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में तो रखना नहीं है, मीटर में रखना है। तो सेंटी किसके बराबर होता है? 10⁻²। बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी तो कितना होगा? 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बहुत आसान है। m लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा। ठीक है, वैसे फॉर्मूला तो ये लगाना है हमें, फॉर्मूला में ये लगाना है n इज इक्वल टू 1/d, लेकिन पहले हमें निकालना पड़ेगा d क्योंकि d नहीं है, जब ही n निकलेगा। तो फॉर d लिख देते हैं, तो m लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा। अच्छा, d निकालना है तो m को इधर ले आओ, लैम्डा को इधर ले आओ, sin थीटा को इधर ले आओ और d लिख दो। अच्छा, m कितना गिवन है? 1। लैम्डा कितना गिवन है? 6 × 10⁻⁷, साइन आ गया और 30 आ गया। अच्छा, 1 × 6 exponent -7 डिवाइडेड बाय, पहले साइन 30 निकालना पड़ेगा वरना हमारे पास वो आएगा नहीं जवाब। तो 6 × 10⁻⁷, ठीक है, और 0.5। तो अब इसे कर देते हैं, 6 exponent -7 डिवाइडेड बाय 0.5। तो d आपके पास आ रहा है 1.2 × 10⁻⁻6 मीटर। ये मीटर में आता है, ये ग्रेडिंग होता है तो मीटर में आता है इसका जवाब। मीटर पर लाइंस नहीं, लाइंस पर मीटर नहीं, सही बल्कि। ठीक है, 1 मीटर में इतनी लाइंस हैं, नहीं इतना डिस्टेंस है लाइंस के दरमियान। अच्छा, अब n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/d था, ठीक है, 1 क्या है? 1 ही रहेगा। 1.2 × 10⁻⁻6 n आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट -6, तो 833.33 लाइंस, इतनी लाइंस हैं आपके पास। या देखो ये काम यहाँ पर हो गया कंप्लीट। नहीं, ज़्यादा आ रही है। एक मिनट में ज़रा वेरीफाई कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बता रहे हैं। डी तो हमारा बिल्कुल सही आया है, लिखा भी हमने सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। थोड़ी सी गलती हो रही है, वो रेशो में लिख के दे रहा था मैंने, रेशो देखा नहीं। इतनी लाइंस आ रही हैं।
933333 सही है, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, सही है। तो अब ठीक आ गया और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो आई होप ये आपको जो है वो अच्छा समझ में आया हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे आपके लिए 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इन्हें एक बार ज़रूर देख के जाना। इनमें से मेजॉरिटी तो पास पेपर में आ चुके हैं और कुछ जो हैं वो मैंने एक दो अपने पास से भी कराए हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो हमारी क्लासेस हो रही हैं कोचिंग के अंदर उसमें भी मैं ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से अच्छा फ़ायदा लोगे इससे। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।